Hello everyone, welcome back to Arrive Online Classes. This is Praveen here and today we are going to discuss very important topics for chemistry section. First of all, we are going to discuss pH about pH scale. After that मैंने कुछ important acids लिखे हुए हैं जो कि natural resources से मिलते हैं, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन रहता है. प्लस यहाँ पे मैंने क्लास 8 का फ्लेम वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वहाँ से कैंडल, फ्लेम और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए यहाँ पे लिए हैं. वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखे हैं क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. एसिडिक करेक्टर आपको पता ही है, पीएच स्केल में जो पूरा क्राइटेरिया रहता है उसमें 0 to 6 जो है आपके 7 से पीछे पीछे आपके सारे एसिडिक होते हैं और इसके बाद वाले सारे क्या रहते हैं आपके बेसिक होते हैं. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच जो है लाई करेगी 0 to 2 तक, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी 13-14 तक लाई करेगी. और जो 7 होती है वो न्यूट्रल होती है, वो ना एसिड होता है ना वो बेस होता है. जैसे कि प्योर डिस्टिल्ड वाटर के लिए 7 रहती है पीएच. अब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं जो कि पूछे जाते हैं, जिनकी पीएच एग्जाम में पूछी जाती है, हम उन्हें आज करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज सलाइवा. सलाइवा जो है उसकी पीएच क्योंकि बिफोर मील आफ्टर मील वेरी करती है, जैसा हम खाना खाते हैं वैसा पीएच जो है उस टाइम हो जाता है, पर एक्चुअली जो पीएच रहती है दैट इज़ 6.5 to 7.5 इसके बीच में रहती है. लेमन जूस की बात करें तो 2 to 3 उसकी पीएच रहती है. HCl अगर 1 मोल है तो 0 होगी. HCl इन स्टमक, ये क्वेश्चन रिसेंट रहा था, सलाइवा वाला क्वेश्चन बार बार रहता है. 1 to 3 इसका ऑप्शन करेक्ट होगा. स्टूडेंट्स, एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? दैट इज टाइलिन एंजाइम, और इसका अदर नेम है सलाइवरी अमाइलेज. यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटरी एसिड, उसकी पीएच 0.5 रहती है. विनेगर की बात करें जिसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, उसकी पीएच 2.4 to 3.4 रहती है. सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनकी जो है 3 रहती है. टोमेटो जूस की पीएच 4 to 5 रहती है. कॉफ़ी की पीएच पूछी जाती है, दैट इज़ 4.5 to 5.5. नेक्स्ट यूरिन की पीएच जो है आपकी 5.5 to 7.5 रहती है. मिल्क की बार बार पूछी जाती है, दैट इज़ 6.8. डिस्टिल्ड वाटर की बार बार ये क्वेश्चन रहता है, दैट इज़ 7. ह्यूमन ब्लड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 7.4. ह्यूमन टीयर्स 7.4. ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट पीएच है. वाइट ऑफ एग का जो वाइट पोर्शन रहता है उसमें 7.8 रहती है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी क्वेश्चन रहता है, यहाँ से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 पीएच रहती है. लाइम वाटर की बात करें 10.5 होती है. अमोनिया की पीएच जो है 11 to 12 होती है. सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगा तो 14 उसकी होगी. इसीलिए स्टूडेंट्स जो HCl होता है एक, जिसकी मैंने 1 बताई 1 मोल के लिए, ठीक है, तो इसकी पीएच जो है सबसे कम है ना, और मोस्ट एसिडिक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये सब्सटेंस होता है. ये पीएच यहाँ से बार बार पूछी जाती हैं, सारी की सारी लर्न करना बहुत ज़रूरी है. इसमें से ह्यूमन ब्लड हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, यूरिन हो गया, एंड योर सलाइवा, HCl इन स्टमक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आफ्टर दैट नेचुरल रिसोर्स ऑफ एसिड, तो यहाँ पे मेन आपको मैंने मेन ही यहाँ पे लिखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं. ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? दैट इज सिट्रिक एसिड. एप्पल में कौन सा होता है? दैट इज मैलिक एसिड. नेक्स्ट इज टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है. ये सारे ऑक्सैलिक एसिड अभी रिसेंट पूछा गया था. टर्मिन में दैट इज इमली, इसमें कौन सा होता है? टर्मरिक एसिड. नेक्स्ट इज कर्ड में जो है लैक्टिक एसिड होता है. और जब एक क्वेश्चन ऐसे भी रहता है, विटामिन से क्वेश्चन रहता है, दैट इज मिल्क जब जो है कर्ड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक विटामिन जो है उसका अमाउंट इंक्रीज कर जाता है, वो विटामिन है आपकी विटामिन B12. नेक्स्ट इज प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड उसमें होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड बायोमोलिक्यूल की वीडियो में भी करवाया, उनकी लॉन्ग चेन से बनता है
और अबाउट 100 अमाइनो एसिड से जब ज़्यादा होगा तब जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन एज अ प्रोटीन कंसीडर की जाती है। अदरवाइज अगर 100 से कम है, जब मान लो 10 हैं या 20 हैं अमाइनो एसिड एक साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम पेप्टाइड, सिंपल पेप्टाइड चेन कहते हैं। विनेगर की बात करें, इसमें एसिटिक एसिड होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब जो है मैं आपको क्लास 8 का जो एक चैप्टर है हमारा रह गया था उससे क्वेश्चन बताऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, कुछ एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बर्न करते हैं, ठीक है। अगर एयर में वो कैच करते हैं फायर को, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ये टर्म याद रखनी है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो एयर में बर्न होते हैं। बर्निंग के लिए, ठीक है, कंबशन, यहाँ पे बर्निंग के लिए सेम मतलब, कंबशन का मतलब जलना, बर्निंग, इसके लिए जो है स्टूडेंट ऑक्सीजन का होना ज़रूरी होता है। ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज, जब जो है कंबशन होता है उस टाइम पे हीट प्लस लाइट जो है वहाँ पे निकलती है, ये दोनों ही वहाँ पे निकलती हैं। नेक्स्ट, अब एक ऐसा टेम्परेचर रेंज होता है, टेम्परेचर, ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच, जब क्या होगा, जब उस पे कोई सब्सटेंस है ये फायर कैच करेगा, मतलब कंबस्टिबल होगा, जलेगा लो टेम्परेचर पे। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, दैट इज टर्म लिख लीजिए यहाँ पे, इग्निशन टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जब कोई सब्सटेंस उस टेम्परेचर पे जलेगा, बर्न होगा। नेक्स्ट, ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत कम, वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर पे जो है जल जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। जिनका वेरी वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है, दैट इज, जो अगर जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो अच्छे से जो है वो बर्न नहीं होते हैं, तो वहाँ पे वो कुछ गैसेस जो कि टॉक्सिक होती हैं, ऐसी गैसेस को रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। मोस्टली जब जो है कोल हो गया आपका, या फिर डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये जो है फॉसिल फ्यूल हैं, ये जब जलते हैं तो हार्मफुल जो है ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। मोस्टली कौन से आते हैं एग्जाम में, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये कोल, डीजल, पेट्रोल जब जलता है तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। यही ऑक्साइड एंड सल्फर के और नाइट्रोजन के, यही ऑक्साइड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली फॉर एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन का क्वेश्चन रहता है कि कौन से ऑक्साइड, तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब मान लो कोई भी फ्यूल है, वो जब जल रहा है, बर्न हो रहा है, उस टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड जब 1 kg फ्यूल जो है वो जल रहा है, 1 kg फ्यूल जब जल रहा है तब कितनी एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और इसके यूनिट भी आपको ध्यान में रखने हैं, दैट इज किलो जूल पर केजी इसके यूनिट हैं। नेक्स्ट, अगर कुछ कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें एज गिवन इन एनसीईआरटी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जो है बहुत ज़्यादा दे के रखी हुई है, दैट इज 150000, ठीक है, ये आपको नोट करनी है। नेक्स्ट इज बायोगैस की जो ज़्यादा है, मैं वो लिखवा रही हूँ आपको, वैसे मैंने पिछली बार भी ये टेबल शेयर करा था आपके साथ, 35000 to 40,000, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम एलपीजी और सीएनजी में दोनों किसका ज़्यादा होगा, तो एनसीईआरटी में, जो मेरे पास एनसीईआरटी है उसमें सीएनजी और एलपीजी मैं दोनों यहाँ पे नोट करवा देती हूँ।
CNG की यहाँ पे आपके पास दे के रखी है 50,000 और यहाँ पे 55,000 जो है LPG की है। तो अगर कंपैरिजन करना हो तो LPG की यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो आपका कैंडल फ्लेम है वहाँ से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी, मैं इसको कलर भी वही यूज़ करती हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आउटर मोस्ट जो है ये लेयर है, मान लो, है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर है। फिर इसके अंदर जो है आपकी प्रेजेंट होती है दूसरी लेयर, जो कि आपकी थोड़ी सी रेड रेड दिखती है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ। और इसके अंदर होती है फिर येलो फ्लेम, ठीक है। यहाँ पे येलो फ्लेम रहती है और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो आपका अनबर्न वैक्स होती है। मान लो ये आपकी वैक्स है। अब यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आउटर मोस्ट है जो कि ब्लू कलर की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर मोस्ट ब्लू कलर की होती है और ये कंप्लीटली, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, कंप्लीट बर्निंग, यहाँ पे बर्निंग या फिर कंबशन, मैं यहाँ कहूँगी कंबशन यहाँ पे हो चुकी है ब्लू वाले में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला एरिया जो रेड होता है, जो ब्लू के बिल्कुल साथ होता है, ये थोड़ा मॉडरेटली हॉट होता है, थोड़ा सा, ठीक है। हॉट होगा लेकिन बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होगा, मॉडरेटली हॉट होगा। आप देखिए और ये जो ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू वाला जो एरिया है दैट इज़ हॉटेस्ट, आप नोट कर लीजिए, हॉटेस्ट होता है। अब इसके बाद देखिए येलो पोर्शन आ जाता है ये वाला, तो ये लीस्ट हॉट होता है, लीस्ट हॉट। और इस एरिया में क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है। आप लिख लीजिए येलो एरिया जो है इसमें पार्शियली कंबशन होता है येलो में, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंदर वाला एरिया होता है, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर, ये क्या है, इसकी इनर मोस्ट लेयर है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, जस्ट आपको जस्ट ऐसे बताऊंगी। जो इनर मोस्ट एरिया था वहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स होती है। यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, अनबर्न्ड वैक्स होती है वहाँ पे। और वो क्या होगा, लीस्ट हॉट होगा वो वाला एरिया। अब वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, लीस्ट हॉट एरिया कौन सा होता है, मोस्ट या हॉटेस्ट कौन सा होता है, इस तरीके से पूछा जाएगा। या अनबर्न्ड वैक्स कहाँ होती है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है यही कैंडल फ्लेम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ब्लू कलर की फ्लेम दिखती है हमें, जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है वो क्या कंप्लीट, उसमें क्या होता है, कंबशन हो गया होता है और हॉटेस्ट होती है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। और यही छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें बात नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लें, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूँगी। एक्चुअली जो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 था, आई डोंट नो कैसे हाउ वो यूट्यूब से वीडियो डिलीट हो गया। और जब मैंने वो अपलोड करा था उसके बाद मैंने अपने सिस्टम से भी वो डिलीट कर दिया था, क्योंकि वो अपलोड हो चुका था और यूट्यूब से डिलीट हो गया, मेरे फ़ोन में भी नहीं है, बैकअप से भी डिलीट कर दिया था क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है वीडियोज़ की वजह से। अब वो वीडियो मेरे फ़ोन में नहीं है, दैट इज़ सो सैड, बट इट्स ओके। बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देख लिया था, अप्रॉक्सीमेट 400 to 500 स्टूडेंट्स ने देख लिया था। बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहाँ से फिर से बता देती हूँ जो पेपर में आ रखे हैं और पूछे जाते हैं। ओके, कार्बन जो है इसकी वैलेंसी हमेशा जो है 4 रहती है। अब इसकी वैलेंसी, क्योंकि इसके के शेल और एल शेल में, के में आ जाएंगे 2 और एल में आ जाते हैं 4, तो इसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल में जितना नंबर रहता है वही उसकी वैलेंसी होती है। अब प्रोबेबिलिटी ये होती है यहाँ पे, ये अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा 8, बट क्या होता है यहाँ पे, या तो ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, या अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद जो है स्टेबल रहेगा इस शेल में। बट स्टूडेंट्स ऐसा या तो मतलब +4 होना है या -4, लेकिन ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इसके लिए उसको अगर इलेक्ट्रॉन लेगा,
4 इलेक्ट्रॉन मान लो ले लिए, है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हिंड्रेंस होगी। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन अपने देगा तो उसको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, अनस्टेबल हो जाएगा। इसकी वजह से ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। और कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि वो क्या करता है, अपने साथ जो है बॉन्ड जो क्रिएट करेगा वो अपने जैसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऐसी बॉन्ड, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटनेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कैटनेशन। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एक जो है मैंने आपको बताया था, दैट इज़ कार्बन जो है 3 इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। मैं मेन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, वैसे पूरा वीडियो फिर दोबारा से तो नहीं बना सकती। एलोट्रॉपिक फॉर्म जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऐसे होते हैं, मतलब इनको हम कह सकते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स यूजुअली मैं यहाँ बता देती हूँ आपको क्या होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसी फॉर्म्स होती हैं किसी का, जैसे कार्बन की फॉर्म्स की बात करें, ऐसी फॉर्म्स होंगी जिनके पास क्या होगा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट उनका क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी स्टूडेंट्स, सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। ऐसी फॉर्म्स को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। और कार्बन के 3 मेन एलोट्रॉप्स हैं। 1 that is diamond, second ग्रेफाइट, पूछा जा सकता है आपसे, डायमंड इज एलोट्रोप ऑफ, इस तरीके से, है ना। एंड थर्ड वन इज फ्लोरेंस। यहाँ से क्वेश्चन फ्लोरेंस से पूछा जाता है कि इसके पास सिर्फ कार्बन की 60 एटम्स होती हैं। ग्रेफाइट और जो आपका डायमंड है, इनके पास बहुत ज़्यादा जो है कार्बन एटम्स होती हैं, राइट। और डायमंड जो है उसका बहुत वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कार्बन है, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब क्वेश्चन है, हाउ मैनी आइसोमर्स शोन बाय हेक्सेन। जो हेक्सेन मॉलिक्यूल है ये 5 आइसोमेरिक फॉर्म शो करता है। एंड जो पेंटेन मॉलिक्यूल है कार्बन का, वो 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स शो करता है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं यूजुअली इनको 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 1 इज ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ऑर्गेनिक वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड विथ लिविंग। जो लिविंग बॉडी से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया, शुगर हो गया, फैट हो गए, विटामिन हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैं। वेयर एज इनऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल मार्बल, एलम, कैल्शियम सल्फेट एट्सेट्रा। यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था, जो कि प्रीवियस ईयर भी रहा है, दैट इज कॉपर सल्फेट। इसको जो है क्या कहा जाता है, दैट इज ब्लू विट्रॉल। इसी वीडियो में, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लू विट्रॉल के साथ मैंने ग्रीन विट्रॉल और वाइट विट्रॉल भी कराया था, तो वो भी क्योंकि क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है। तो जो ग्रीन विट्रॉल होता है उसे हम केमिकली क्या कहते हैं, तो लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, उसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट। और एक और बचता है आपका, दैट इज वाइट विट्रॉल, तो इसे हम केमिकली कहते हैं जिंक सल्फेट। ये क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट ही अभी करवा रही हूँ, वैसे कल भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट ही करवाए थे, पर वो वीडियो अब आधे घंटे का दोबारा से कैसे बनाए। अब देखो क्या होता है, जब सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में तो उनको हम एल्कीन कहते हैं। फिर हम एल्कीन होता है एक एल्कीन, और एक होता है एल्काइन, ठीक है। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, सिंगल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड एंगल करवाए थे इनके कल, वो लिख लो आप। बॉन्ड एंगल कितने, जब ये मॉलिक्यूल होता है फॉर एग्जांपल ऐसे बॉन्ड बना रहा है तो ये बॉन्ड कितना है, इनके बीच में जब बॉन्ड कितना है, इस तरीके से ये होता है। तो एल्कीन के बीच में रहता है 109 डिग्री टू 80, ठीक है। और 120 डिग्री रहता है एल्कीन में, और 180 होता है आपके एल्काइंस में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फिर यहाँ पे IUPAC नेम, मुझे याद है एक स्टूडेंट ने IUPAC नेम यहाँ पे पूछा था कि मैम कन्फ्यूज़न हो रहा है, वो था दैट इज़ CH3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये।
और इस तरीके से वो था मॉलिक्यूल CH3 और 2। ठीक है, इसी मॉलिक्यूल को, सेम मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 एंड यहाँ पे CH3 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो, हम जो है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसको यहाँ से इस तरफ से हम जो है कार्बन एटम को 1 2 3 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम क्या, इसका वो हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, दैट इज पहले मिथाइल को लिखेंगे तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, अब मैं हटा देती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे 3 मिथाइल। ठीक है, इसमें कल कंफ्यूजन था, ब्यूटेन 2 ओन, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा है इसलिए ओन। सुफिक्स भी मैंने कल करवाए थे आपको, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से रहे हैं। सिंपल है वैसे, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हेलोजन्स हैं, हेलोजन कोई है, जैसे ब्रोमीन, आयोडीन है, क्लोरीन है, तो क्या जो है सुफिक्स लगता है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरीके से, सिंपल है ये। नेक्स्ट होता है, अगर एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ पे ओल लगता है, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ पे अल लगता है लास्ट में। ठीक है, जैसे ब्यूटेनल, इस तरीके से। और अगर कीटोन ग्रुप है, अभी कीटोन ग्रुप था वहाँ पे, तो सुफिक्स लग जाता है ओन। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो वहाँ पे ओइक एसिड लग जाता है, ये नोट कर लें आप। और अगर डबल बॉन्ड है एल्केन में तो ईन लग जाता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ पे आयन लग जाता है। अब फंक्शनल ग्रुप भी आप यहाँ पे नोट कर लो, कई बार डायरेक्ट पूछा था, आइडेंटिफाई। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो लिखा हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप फॉर कीटोन इज, इस तरीके से, तो ऑप्शन में आपको पहचानना होता है। ठीक है, तो कीटोन के लिए इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। अगर एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए कैसे हम लिखेंगे, CH और डबल बॉन्ड यहाँ पे O, ये आपका एल्डिहाइड के लिए हो गया। एल्कोहल के लिए सिंपल OH ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लिए COOH ऐसे भी लिख देते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से खोल के लिख सकते हैं, इस तरीके से। ये किसके लिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, और ये एल्कोहल के लिए। ये आप बिल्कुल एकदम माइंड में रखने। और सिंपल हैलोजेंस होते हैं तो क्लोरीन के लिए इस तरीके से लिख देंगे, ब्रोमीन के लिए इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड, जो आपका एसिटिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला CH3COOH है, इसे हम, इसका कॉमनली नेम और क्या भी होता है, दैट इज इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एक और यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस, जब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जब रिएक्ट करता है किसके साथ, प्लस एल्कोहल के साथ, मैं OH लिख रही हूँ एल्कोहल ग्रुप के लिए, तो ये क्या बनाता है, ये फॉर्म करता है एस्टर्स। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर कि ये जो एस्टर्स होते हैं ये फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट में जो खुशबू होती है वो यही देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है नॉन मेडिकल में ज़्यादातर। ओके, पीएच से जो मैंने टॉपिक करवाया है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है कि एसिड जो रेन होती है उसका पीएच कितना होता है, तो आपने याद रखना है लेस देन 5.6। ठीक है, 5 भी लिखा होता है कई बार, 5.6, तो आपको ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना है। एंड एक क्वेरी थी किसी स्टूडेंट की, दैट इज़ कि प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पूछा था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा कि स्टूडेंट ने पूछा था, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक करवाया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के लिए, दैट इज़ पेन लेना है अगर तो कौन सी कंपनी का, ETC कंपनी का हम लेंगे। यहीं से मैंने, क्योंकि देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी से जो है आपका रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन दोनों जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रेफरेंस आपने गोल्डस्टीन को ही देनी है पहले। ठीक है, देखो P से प्रोटॉन, E से गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन,
इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन, टी फॉर थॉमसन, जे थॉमसन फुल नेम। और न्यूट्रॉन के लिए चैडविक जी, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक माइंड में रखना है और यही ध्यान रखना है, और यही जो है मैक्सिमम एग्जाम में यही गोल्डस्टीन ही दिया होता है प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया। पसंद की बात छोड़ो, आपको हेल्प करा। मेन चीज़ ये है कि आपको कंटेंट हेल्प करे, और यही मेरा एम होता है। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत कम टाइम रह गया है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ऐसे टाइम पे। ये चीज़ मुझे भी पता है, बिकॉज हम भी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं। लेकिन काम होके पढ़ना है, थोड़ा टेंशन फ्री होके पढ़ना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अब जो है केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ की होगी। मैं आपको बता दूं, उसमें प्योरली एमसीक्यूज़ होंगे। और उसके बाद बायोलॉजी वालों के लिए बता दूं कि उसके लिए डाउट की वीडियो आएगी, जो डाउट्स मुझे भेज रखे हैं बच्चों ने। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक, प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है। रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.